नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पिछली क्लास में हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन देख लिया था। आज हम हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन देखेंगे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण आज की ये क्लास होने वाली है। कई बार यहाँ से सवाल बनता है, अक्सर सवाल बनता है, और आज की क्लास का जो प्रत्येक बिंदु है बड़ा महत्वपूर्ण है ना। तो अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और पिछली क्लासों को भी आप अच्छे से देखें। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो पहली क्लास से देखेंगे तो उन्हें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सीधा डायरेक्ट यदि आप तीसरी चौथी पांचवी क्लास देखते हो तो समझ में थोड़ा कम आएगा। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं आपको, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर आप जैसे प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, वो वाला टॉपिक भी पढ़ा देना, वो वाला टॉपिक भी पढ़ा देना। कुछ इस प्रकार के कमेंट मेरे पास आए। मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, इतिहास का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। प्रत्येक बिंदु इस YouTube चैनल पे करवाऊंगा। फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस पहले करवाऊंगा, उसके बाद वो सारे बिंदु करवाऊंगा जो फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं है, नेट में है। नेट में नहीं है तो कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में है, कहीं भी नहीं है, उनको भी करवाऊंगा जो मेरी दृष्टि में इतिहास में स्थान पाते हैं। वो सारे टॉपिक यहाँ पे करवाऊंगा। 1000 से ऊपर क्लासें इतिहास विषय की इस YouTube चैनल पे बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगी, इसी क्वालिटी के साथ। तो आप इतिहास विषय को पढ़ने के लिए किसी भी विद्यार्थी को एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपसे वादा पहले भी कर चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ, और ये पूरा होगा। कुछ लोगों को यदि विश्वास नहीं है तो आगे जैसी जैसी क्लासें आएंगी हो जाएगा, ठीक है, वरना 2 साल बाद में या 1.5 साल बाद में तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि 1.5 से 2 साल का समय मुझे लगेगा यहाँ पे पूरा पढ़ाने के लिए, कंप्लीट इतिहास करवाने के लिए। 1000 क्लासें खूब होती है, उनको लेने के लिए 2 साल का समय तो मुझे चाहिए, है ना। लेकिन स्कूल व्याख्याता का तो पाठ्यक्रम जो है आने वाले 8-9 महीने में हम पूरा कर लेंगे, है ना। तो इसलिए आप निश्चिंत होके पूरा डिटेल के साथ करवाऊंगा। इसलिए आप मस्त रहें, अच्छे रहें और बस पढ़ते रहें, पूरे विश्वास के साथ पढ़ते रहें। किताबों को उठा के जो साइड में रख देगा वो सफलता के ज़्यादा करीब रहेगा। फिर कह रहा हूँ, जो कंटेंट पे विश्वास करके इसी कंटेंट को याद कर लेगा, मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट जिसने तैयार कर लिया, जिसने लिख के 8 से 10 बार पढ़ दिया ने, याद कितना होता है कोई मैटर नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा लिखाया गया कंटेंट उसने खुद हाथ से लिखा है और 8 से 10 बार पढ़ दिया है, वो सफलता के बेहद करीब है, ये मानना आप। और जो किताबों में फंस गया, वो हो सकता है प्राचीन भारत को पढ़ते समय या जिस समय आप जिस पोर्शन को पढ़ रहे हो वो पोर्शन तो आपका मजबूत रहेगा, लेकिन दूसरे पोर्शन पे आप जाओगे ना तो पिछला पोर्शन भूल जाओगे। इसलिए वो पिछला पोर्शन भी याद रहे, इसलिए आप एक ही कंटेंट को बार बार पढ़िए ताकि वो अच्छे से आपके दिमाग में स्थायित्व प्राप्त कर सके। और हैंड रिटन नोट्स को आप बाद में भी कम समय में पढ़ सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो। इसलिए कह रहा हूं मैं कि जो नोट्सों को पढ़ेगा वो सफलता के बेहद करीब है। जो अपने सिलेबस, अपने जो सामग्री है उसको जितना विस्तारित करेगा ना उतना ही भटकता जाएगा। तो आप ध्यान रखें, बातों पे विश्वास करें और पढ़ते जाएं। ठीक है, मैं हेडिंग जमाता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, है ना, या हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा टॉपिक हो गया। इसमें देखिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले समाज का स्तरीकरण देखेंगे, है ना, कि आखिर यहाँ पे समाज का विभाजन हो रखा था नहीं हो रखा था, हो रखा तो कितने भागों में हो रखा था। समाज का स्तरीकरण देखेंगे, स्तरीकरण। दूसरे नंबर पे हम इसमें विद्यार्थियों देख लेंगे समाज का स्तरीकरण देख लिया, महिलाओं की स्थिति देख लेंगे, है ना। महिलाओं की स्थिति देखना बेहद आवश्यक है।
महिलाओं की स्थिति देख लेंगे, ठीक है, महिलाओं की स्थिति देख लेंगे। फिर तीसरा पॉइंट के रूप में हम देख लेंगे कि महिलाओं की स्थिति के बाद में मनोरंजन के साधन देख लेंगे कि मनोरंजन के साधन क्या थे। समाज पढ़ रहे हैं तो मनोरंजन के साधन पढ़ना जरूरी हो जाता है, मनोरंजन के साधन देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें विद्यार्थियों तो चौथे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, देखो समाज का स्थिरीकरण हो गया, महिलाओं की स्थिति हो गई, मनोरंजन के साधन हो गए। इसके अलावा हम खान पान की बात कर सकते हैं, है ना, खान पान की बात कर सकते हैं। आखिर इनका खान पान कैसा था, खान पान, है ना, या हम भोजन सामग्री लिख सकते हैं, भोजन सामग्री लिख सकते हैं, ठीक है, खान पान या भोजन सामग्री लिख सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं मनोरंजन, खान पान, भोजन सामग्री हो गई। और इसके अलावा हम देख लेंगे कि किस प्रजाति के ये लोग थे, प्रजाति हम देख लेंगे, है ना, किस प्रजाति के लोग थे ये देख लेंगे। और एक अंतिम बिंदु के रूप में हम इसमें देख लेंगे इनकी समाधान प्रणाली, है ना, ये भी जो है हम इनके सामाजिक जीवन में ही देखकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन डायमेंशंस पर आज की हमारी क्लास रहेगी, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये 6 डायमेंशंस हम प्रमुख रूप से इस आज की इस क्लास में लेने वाले हैं विद्यार्थियों। और 6 डायमेंशंस में हम इस संपूर्ण टॉपिक को हम मतलब कवर करने का प्रयास करेंगे और हम अच्छे से इसमें कवर कर भी लेंगे, है ना। तो आप ऐसा कैसा डायग्राम आपके रजिस्टर में बनाइए और बिल्कुल प्लेन रजिस्टर लेना आप, है ना, ऐसे लाइनिंग वाला रजिस्टर मत लेना क्योंकि उसमें सही नहीं बन पाते हैं नोट्स, है ना। तो इस प्रकार से आप जमा के और आप पहली हेडिंग डाल दीजिए समाज का स्थिरीकरण, ठीक है। मैं इसी में लिखना प्रारंभ करूंगा, आप अलग से 1 नंबर डाल के समाज का स्थिरीकरण जमाइए और उसमें आप लिखना। अभी मैं थोड़ा बोल के बता देता हूं क्या व्यवस्था थी यहाँ पे। देखिए यहाँ का जो नगर नियोजन है वो स्पष्टतः समाज को 2 वर्गों में बांटता है। नगर नियोजन में हमने देखा कि संपूर्ण नगर था वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक गढ़ी क्षेत्र, एक नगर क्षेत्र, है ना। तो गढ़ी क्षेत्र में तो उच्च कुल के लोग रहते थे, पैसे वाले लोग रहते थे, अभिजन वर्ग के लोग रहते थे, और निम्न क्षेत्र में या नगर क्षेत्र में सामान्य जनता रहती थी। इसका मतलब समाज स्पष्टतः 2 भागों में स्पष्ट रूप से बटा हुआ था, है ना। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो आवास मिले हैं, यहाँ पे जो आवास मिले हैं वो भी इस प्रकार के मिले हैं कि जैसे ऊंचे ऊंचे मकान भी मिले हैं, तो उनके पास में छोटे कच्चे घर भी मिले हैं, झोपड़ियां भी मिली हैं, है ना। तो मकानों की संरचना है या आवास की जो संरचना है उसके आधार पर और नगर नियोजन के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो समाज है उसका स्तरीकरण हुआ था और समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें बौद्धिक वर्ग था, योद्धा वर्ग था, व्यापारी वर्ग था और मजदूर वर्ग था, है ना। इस प्रकार से 4 भागों में बटा हुआ था। स्टुअर्ट पिगट और मार्टिमर व्हीलर तो ये भी कहते हैं कि बड़े मकानों के साथ में छोटे आवास जब उनको मिले तो उनके आधार पर वो कहते हैं कि यहाँ पे दास व्यवस्था भी रही होगी। लेकिन RS शर्मा और SR राव यहाँ पे दास व्यवस्था होने का खंडन करते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हम समाज के स्तरीकरण में हम लिखेंगे, बाकी फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे। इस प्रकार हम प्रत्येक टॉपिक को पूरा करेंगे, ठीक है। तो हम समाज के स्तरीकरण में जो मैंने भी आपको बोल के बताया वो बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी लिखिए और हम शुरू करते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। देखिए समाज के स्तरीकरण में हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग इसको बोलते हैं, नगर नियोजन व आवास संरचना के आधार पर, नगर नियोजन व आवास संरचना के आधार पर कहा जाता है कि यहाँ पर समाज का स्तरीकरण
हुआ होगा। यहाँ पर समाज का स्तरीकरण स्तरीकरण हुआ होगा। स्तरीकरण का मतलब होता है स्तर बना दिए ना, कि ये इसका स्तर थोड़ा हाई है, तो मतलब जैसे कोई पैसे वाला हो गया तो उसका स्तर हाई हो गया ना, स्तर बना दिया। इसका जैसे कोई कम पैसे वाला है, गरीब है, तो उसका स्तर निम्न बना दिया ना। तो इस प्रकार से स्टेज बना दी कि ये उच्च क्वालिटी का, ये कम क्वालिटी का ना, ऐसे स्टेज बना दी। स्तरीकरण है ना, स्तर सेट कर दिए है ना, स्तरीकरण हुआ होगा। ठीक है। इसके अलावा स्तरीकरण हुआ होगा, एक तो ये बात हो गई। ठीक है। यहाँ पर समाज मुख्य रूप से यहाँ पर समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा हुआ था। 4 वर्गों में बटा हुआ था। यहाँ पर समाज मुख्यतः 4 वर्गों में बटा हुआ था। देखो यहाँ पर समाज के 4 वर्ग कौन कौन से थे विद्यार्थियों, तो उन 4 वर्गों की हम बात करें तो 4 वर्गों में मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे। देखो 4 वर्ग कौन कौन से थे। पहला वर्ग आ जाएगा हमारा बौद्धिक वर्ग, है ना। कौन सा? बौद्धिक वर्ग, है ना, बौद्धिक वर्ग हो गया। दूसरा हमारा आ जाएगा फिर इसमें योद्धा वर्ग हो गया, बौद्धिक वर्ग, योद्धा वर्ग। तीसरा हो जाएगा व्यापारी वर्ग, है ना, व्यापारी वर्ग, व्यापार प्रधान सभ्यता तो थी ये। और चौथा हो जाएगा यहाँ पे मजदूर वर्ग, है ना, मजदूर या श्रमिक वर्ग, है ना, मजदूर या श्रमिक वर्ग। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो वर्ग हैं वो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, और इस आधार पे यहाँ पे स्पष्टतः नजर आता है कि समाज का स्तरीकरण हुआ होगा। ठीक है, एक बात हो गई ये। दूसरी बात हम इसमें ही लिखेंगे कि जो आवासों का निर्माण हुआ था वो बड़े मकानों के साथ में, बड़े मकानों के टच में या बगल में छोटे मकानों का मिलने के आधार पर स्टुअर्ट पिगट और व्हीलर यहाँ पे दास प्रथा होने का अनुमान लगाते हैं। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, बड़े आवासों के साथ, बड़े आवासों के पास में, बड़े आवासों के पास में छोटे आवासों के मिलने, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा ना, मिलने के कारण पिगट नहीं है, सॉरी, चाइल्ड है। मैं कई बार पिगट बोल दिया, आप पिगट की जगह गार्डन चाइल्ड को ध्यान रखना, है ना। चाइल्ड व व्हीलर महोदय, है ना, चाइल्ड व व्हीलर ने यहाँ पर दास प्रथा होने का अनुमान लगाया। दास प्रथा होने का अनुमान लगाया, है ना, अनुमान लगाया। मगर एस आर राव व आर एस शर्मा ने इस मत का खंडन किया है, ठीक है। एस आर राव और आर एस शर्मा ने दास प्रथा होने की बात का खंडन किया है, जबकि
दास प्रथा किसने बताई? चाइल्ड और व्हीलर ने यहाँ पे दास प्रथा होने की बात बताई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से समाज के स्थिरीकरण में हम ये वाली बात रख सकते हैं। 4 वर्ग यहाँ पे बटे हुए थे, चारों वर्गों को ध्यान रखना, बौद्धिक वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और मजदूर या श्रमिक वर्ग। और दास प्रथा होने का अनुमान भी चाइल्ड और व्हीलर लगाते हैं, लेकिन एस.आर. राव व आर.एस. शर्मा इस मत का खंडन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समाज का स्थिरीकरण। समाज के जो लोग थे वो ग्रामीण और नगरीय दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों में निवास करते थे। ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। समाज के लोग नगरीय व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में निवास करते थे। दोनों ही क्षेत्रों में निवास करते थे। ठीक है, निवास करते थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान रखें कि जो समाज के लोग थे नगरीय व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में निवास करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से समाज के स्थिरीकरण वाली बात यहाँ पे पूरी हो जाती है। बात करें महिलाओं की स्थिति की, बात करते हैं, है ना। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे हेडिंग जमा देता हूँ, महिलाओं की स्थिति। ठीक है, देखिए महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो महिलाओं की स्थिति में हम सीधा मैं लिख ही देता हूं जो भी बात थी इनकी। महिलाओं की स्थिति देखिए, एक तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मातृ देवी की अधिक मूर्तियां मिलने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो यहाँ का जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक परिवार था, है ना। अब मातृसत्तात्मक परिवार था तो महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो प्रसाधन सामग्री को हम जब देखते हैं तो प्रसाधन सामग्री के आधार पर भी यह अनुमान लगाया जाता है कि महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति जो थी बेहतर थी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये वाली बात हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। सर्वाधिक मृण मूर्ति, सर्वाधिक मूर्ति लिखेंगे क्योंकि मृण भी मिली है, कांस्य की भी मिली है, पत्थर की भी मिली है महिलाओं की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वाधिक मूर्तियां महिलाओं की मिलने के कारण, सर्वाधिक की जगह हम लिखेंगे विद्यार्थियों अधिकांश मूर्ति, है ना। सॉरी, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी नजर आई। अधिकांश लिखेंगे यहाँ पे, अधिकांश मूर्तियां महिलाओं की मिलने के कारण माना जाता है कि परिवार मातृसत्तात्मक रहे होंगे, परिवार मातृसत्तात्मक रहे होंगे, है ना, परिवार मातृसत्तात्मक रहे होंगे। और एक बात तो हो गई है, इस आधार पर भी हम महिलाओं की स्थिति को बेहतर कह सकते हैं, एक बात तो ये, है ना। दूसरी, प्रसाधन सामग्री के प्रयोग के आधार पर, है ना, प्रसाधन सामग्री, कॉस्मेटिक सामग्री जो श्रृंगार प्रधान सामग्री है ना, उनको बोलते हैं प्रसाधन सामग्री, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, चलो अलग अलग से पॉइंट में लिख लेते हैं हम यहाँ पे। प्रसाधन सामग्री को हम बोलते हैं श्रृंगार प्रधान सामग्री, है ना, श्रृंगार प्रधान सामग्री, है ना। प्रसाधन सामग्री या श्रृंगार प्रधान सामग्री के आधार पर के प्रयोग के आधार पर
माना जाता है कि माना जाता है कि महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, है ना, महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। ठीक है, प्रसाधन सामग्री और या हम कह सकते हैं श्रृंगार प्रधान सामग्री के प्रयोग के आधार पर माना जाता है कि महिलाओं की जो स्थिति थी बेहतर थी, है ना। अब हमको कौन कौन से जो महिलाएं श्रृंगारिक सामग्रियों का प्रयोग करती थी वो कहाँ से हमें मिले हैं, ये वाली बात हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। ये थोड़ी सी जगह फुल हो गई है, मैं इसको मिटा के यहाँ से लिखना प्रारंभ करता हूँ। इसी पॉइंट में महिलाओं की स्थिति में अभी आगे लिख रहे हैं ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसके नीचे ही लिखते जाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे से उतारते जाइए और बेहतरीन तरीके से समझते जाइए और पूरे विश्वास के साथ आप, है ना, इसको पढ़ लेना। किताबों के चक्कर में मत फंसना। मैं फिर कह रहा हूँ, किताबों के चक्कर में फंस जाओगे ना तो फिर आपको जो है महिलाओं की स्थिति पढ़ रहे थे ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, इतना मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये क्रम जो है हमारा ऐसा बना रहेगा। किताबों के चक्कर में फंसोगे ना तो फिर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखिए, मैं रेड पेन का इस्तेमाल करके लिख रहा हूँ। देखो कहाँ से क्या क्या सामग्रियाँ मिली है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, एक बात और लिखूँ मैं, महिलाएं व पुरुष, महिलाएं व पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे, आभूषण प्रेमी थे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और क्या क्या सामग्री हमको मिले हैं। तो हम बात करें हड़प्पा से, तो हड़प्पा से हमको एक तो बेनिटी बॉक्स मिला है ना, बेनिटी बॉक्स जो होता है ना, श्रृंगारदानी जिसको बोलते हैं, है ना, कॉस्मेटिक सामग्री जिसमें रखी जाती हैं, वो यहाँ से मिली है। तो मैं यहाँ पे बताऊं आपको, हड़प्पा से हमको क्या मिला है, हड़प्पा से, हड़प्पा स्थल की बात है ना, हड़प्पा स्थल, है ना, हड़प्पा सभ्यता में तो पूरे स्थल आ जाएंगे। हड़प्पा से हमको क्या क्या मिला है विद्यार्थियों, एक तो मिला है श्रृंगार बॉक्स, है ना, श्रृंगार बॉक्स को हम बेनिटी बॉक्स भी बोलते हैं, बेनिटी बॉक्स महिला वर्ग अच्छे से जानती होंगी, हम पुरुष वर्ग तो वर्तमान में कम ही समझता है बेनिटी बॉक्स क्या होता है, लोग जानते ही नहीं है। कॉस्मेटिक सामग्री रखने का जो एक बॉक्स रहता है ना, उसको बेनिटी बॉक्स बोलते हैं। आजकल तो पता नहीं खरीदती भी हैं महिलाएं या नहीं खरीदती, पुरुष तो बिल्कुल भी नहीं खरीदते वर्तमान में, है ना। उस जमाने की महिलाएं रखती थी, आज की महिलाएं रखती हैं नहीं रखती पता नहीं। आज तो क्या होता है एग्जैक्टली, ये आगे का जो इतिहास होगा ना, आज से 100-200 साल बाद का इतिहास, वो पढ़ा जाएगा कि पुरुष की स्थिति क्या थी, क्योंकि महिलाओं की स्थिति वर्तमान में ठीक होती जा रही है, पुरुष की स्थिति बिगड़ती जा रही है ना। देखो श्रृंगार बॉक्स मिला है हड़प्पा से, इसके अलावा हड़प्पा से हमको सोने का हार मिला है ना, सोने का हार मिला है ना, और एक अंडाकार चूड़ियां मिली हैं, अंडाकार चूड़ियां, ठीक है। इन साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ये तो मिली है हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज मिली है, हम देखिए मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें एक तो मिला है गोमेद या कार्नेलियम का हार मिला है, कर्ण फूल मिला है और एक ताम्र पिन मिली है ना। तो क्या क्या मिला है, गोमेद, सॉरी एक तो लिखते हैं हम कार्नेलियम का हार, कार्नेलियम वे कार्नेलियम, और एक कॉमा लगाते हैं गोमेद का हार, गोमेद का हार। ये एक प्रकार के पत्थर होते थे, है ना, बहुत महंगे पत्थर होते थे, है ना। और एक मिला है कर्णफूल व
ताम्रपिन, कर्णफूल व ताम्रपिन। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये 3 चीजें मोहनजोदड़ो से मिली हैं जो कि कॉस्मेटिक सामग्री में आती थी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें चनूदड़ो से, चनूदड़ो से हमें जो है चनूदड़ो से लिपस्टिक के साक्ष मिले हैं। लिपस्टिक है ना, लिप यानी होठ और स्टिक यानी कि होठों के चिपकाने का जो होता है लिपस्टिक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिपस्टिक के साक्ष। लिपस्टिक मेरे को तो एग्जैक्टली लिखना भी नहीं आ रहा, लिपस्टिक ये शुद्ध होगा या नहीं होगा, लिपस्टिक आप समझ ही रहे होंगे, लिपस्टिक। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें मेहरगढ़ और नौशेरा से हमें सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं ना, मेहरगढ़ और नौशेरा ये 2 स्थल हैं अलग अलग। मेहरगढ़ व नौशेरा से हमको क्या मिले हैं, सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं विद्यार्थियों, सिंदूर के साक्ष्य है ना, सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सुरकोटड़ा से हमें एक शॉपिंग मॉल मिला है, शॉपिंग मॉल है ना, सुरकोटड़ा से क्या मिला है, शॉपिंग मॉल मिला है, शॉपिंग मॉल है ना, शॉपिंग मॉल। ठीक है, शॉपिंग मॉल मिला है। ठीक है, शॉपिंग मॉल मिला है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कुछ कॉस्मेटिक सामग्रियों के प्राप्त होने के स्थल थे जो हमने यहाँ पे देखे, और आप इन्हें बढ़िया से याद रखें, कई बार यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है ना, तो आप इसे अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति में ये बात हो गई। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति में एक बात और निकल के आती है कि जैसे जो स्थल थे हमारे कालीबंगा और लोथल, ये 2 ऐसे स्थल थे यहाँ से युगल समाधान मिले हैं, और युगल समाधान के मिलने के आधार पर ये माना जाता है कि यहाँ पे सती प्रथा रही होगी, है ना। तो ये बात और यहाँ पे याद रखें महिलाओं की स्थिति में। तो मैं एक बात और लिखना चाहूँगा यहाँ पे, ब्लैक पेन से लिखते हैं, सॉरी, कालीबंगा व लोथल से युगल समाधान मिले हैं। इस आधार पर माना जाता है कि यहाँ सती प्रथा रही होगी, यहाँ सती प्रथा रही होगी। ठीक है, इस आधार पर माना जाता है कि यहाँ पर सती प्रथा रही होगी। तो कई बार सीधा यही पूछ लेते हैं युगल समाधान कहाँ से मिले हैं, लोथल कालीबंगा से, बस, है ना। तो इस आधार पे ये बात यहाँ पे हो जाती है। और महिलाओं वाली स्थिति की जो बात थी, जो दूसरा पॉइंट था, वो हमारा यहाँ पे पूरा होता है विद्यार्थियों। तीसरे पॉइंट हम आते हैं मनोरंजन के साधन पर। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ और हम तीसरा पॉइंट जमाएंगे मनोरंजन के साधन। ठीक है, आप भी इसको जमा लीजिए अगले पॉइंट को, मनोरंजन के साधन। तो विद्यार्थियों यहाँ पे मनोरंजन के साधन में हम देखते हैं तो ये लोग जो है खेल खेलते थे, जिसमें जो है शतरंज का बोर्ड मिला है ना, पासे का बोर्ड मिला है, शतरंज खेल खेलते थे, पासा खेलते थे। इसके अलावा ये आखेटन करते थे, पशुओं को आपस में लड़ाते थे, है ना। तो ये सारे इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। तो मैं इतना सा ये यहाँ पे आ जाएगा मनोरंजन के साधन, मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ मनोरंजन के साधन में। देखो मनोरंजन के साधन में क्या क्या थे मनोरंजन के साधन। एक तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ खेल, है ना। खेल में कौन कौन से आ जाएंगे, पासा, है ना, शतरंज, पासा, शतरंज आदि, है ना, पासा, शतरंज आदि, है ना, खेल खेलते थे। पासे के साक्ष्य तो हमको कहाँ कहाँ से मिले हैं, देखो पासे का बोर्ड मिला है लोथल से, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
पासे का बोर्ड मिला है कहाँ से? लोथल से। पासे का बोर्ड मिला है, पासे का बोर्ड मिला है, पासे का बोर्ड लोथल से मिला है ना, पासे का बोर्ड लोथल से मिला है। इसके अलावा पासे की गोटियां, पासे की गोटियां, पासे की गोटियां मिली हैं हमें मोहनजोदाड़ो। ये पेन थोड़ा सा शायद आपको दिखने में प्रॉब्लम करेगा, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, कभी कभार माइंड से निकल जाता है तो इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। पासे की गोटियां में मोहनजोदाड़ो से मिली हैं, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो व कालीबंगा, मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से पासे की गोटियां मिली हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है पासे खेल से परिचित थे। इसके अलावा आखेटन करते थे, है ना, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा आखेटन, ये आखेटन करते थे। आखेटन का मतलब शिकार करना ना, आखेटन, आखेटन करते थे, है ना, तीर और भाले के साथ मिले हैं ना, आखेटन करते थे, तीर व भाला के साक्ष मिले। ध्यान रखना विद्यार्थियों, शिरोस्त्राण वगैरह नहीं मिले हैं। शिरोस्त्राण की आवश्यकता तब पड़ती है तब लड़ाई होती है, तो अपने सिर को, अपने शरीर की रक्षा के लिए ये शिरोस्त्राण रखते थे। ये नहीं रखते थे, मतलब शिरोस्त्राण कोई भी रखता है तो वो अपने शरीर की रक्षा के लिए रखता है। और चूंकि ये जो लोग थे युद्ध प्रिय नहीं थे, शांति प्रिय लोग थे, इसलिए ये युद्ध नहीं करते थे, इसलिए यहाँ पे शिरोस्त्राण नहीं मिला है, ये ध्यान रखना, है ना। लेकिन तीर व भाले मिले हैं, क्यों? आखेटन करते थे अपने मनोरंजन के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे नोट डाल के, भले लिख सकते हो, आप भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं, शिरोस्त्राण नहीं मिला है ना, शिरोस्त्राण, शिरोस्त्राण यहां से नहीं मिला, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये युद्ध नहीं करते थे, शांति प्रिय लोग थे, युद्ध प्रिय नहीं थे, ये बात मैं पहले लिखा चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा आखेटन हो गया, खेल हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो जूनी कुरन व धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, है ना। जूनी कुरन व धौलावीरा से, धौलावीरा से स्टेडियम, स्टेडियम के साक्ष्य मिले, है ना। जूनी कुरन व धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मनोरंजन वाला मामला। ठीक है, मनोरंजन में इतना ही था। ठीक है, इसके अलावा हम ये खान पान व भोजन सामग्री बात करें, चौथा पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूँ खान पान ना। खान पान में ज्यादा कुछ है नहीं, खान पान में आप हेडिंग जमा के लिखें तो खान पान में ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शाकाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी थे, शाकाहारी व मांसाहारी थे। शाकाहार में तो क्या क्या लेते थे ये? शाकाहार की बात करें तो शाकाहार में तो ये ले लेते थे, जैसे गेहूं, गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, इसके अलावा घी, दूध, घी, दूध, है ना। गेहूं, चावल, घी, दूध, खजूर, खजूर व फल, खजूर व फल वगैरह इनका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जबकि मांसाहारी में, मांसाहार में ये, मांसाहार में मांस, मछली, अंडे वगैरह खाते थे, है ना। मांस खाते थे, मछली खाते थे, अंडे खाते थे, है ना। मांस, मछली, अंडे ये खाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका खान पान हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये वाली बात भी हो गई। प्रजाति पे आते हैं हम सीधा, इसकी, इनकी प्रजाति कैसी थी, है ना। तो मैं इसको मिटा के प्रजाति में थोड़ा सा लिखेंगे हम। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रजाति को। मैं पांचवा पॉइंट, ये जो चौथा पॉइंट है, मैं पांचवा पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप भी कहेंगे सर आज क्या मामला, ऐसे ऐसे बिल्कुल बेतरतीब ढंग से चल रहा है, कोई कहाँ से पॉइंट, कोई कहाँ से पॉइंट चल रहा है। आज आप चलाएं काम को, थोड़ा सा अस्त व्यस्त मामला लग रहा है,
लेकिन क्या करें, मौसम भी खराब हो रहा है तो मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग तरीके से काम कर रहा है आज, है ना। लगातार बारिश हो रही है, लाइट समय से नहीं आ पा रही है, क्लास समय से रिकॉर्ड नहीं हो रही है ना। तो ठीक है, आप थोड़ा सा चला लें इसको काम को ना। प्रजाति की बात करें विद्यार्थियों, तो यहाँ पे जो प्रजाति थी इन लोगों की, वो हमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की प्रजाति देखने को मिलती है, जिसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, दूसरी हम बात करें तो मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागरीय, जिसको हम द्रविडियन भी बोलते हैं, तीसरी अल्पाइन और चौथी मंगोलोइड प्रकार की। 4 प्रकार की प्रजातियां हमें विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। विशेष रूप से क्या, बिल्कुल हल्का हल्का सा मिलता है, ठीक है। तो मैं 4 प्रकार की जगह मैं सीधा एक पहला प्रकार लिखूंगा, फिर उसकी विशेषताएं लिखेंगे ना। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, लॉयड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है। तो ये जो प्रजाति है ये काकेशस यूरोप में सर्वाधिक पाई जाती है। कहां पाई जाती है? काकेशस यूरोप में ये सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक तो कहां पाई जाती है ये? सर्वाधिक की मैं बात लिखूं, ये बात पूछी नहीं जाएगी, बस मैं एग्जैक्टली आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूं। सर्वाधिक तो ये यूरोप में पाई जाती है, यूरोप के काकेशस में, है ना, काकेशस यूरोप में, काकेशस यूरोप में तो यह सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो प्रजाति है ये, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता वाले क्षेत्र में या जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र में प्रवेश करने वाली जो जाति थी, सबसे पहले प्रवेश करने वाली प्रजाति वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति ही थी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा सबसे पहले प्रवेश करने वाली प्रजाति थी, है ना। सबसे पहले प्रवेश करने वाली प्रजाति यही थी, ठीक है। अब इसके साथ समय कहां से मिले हैं? जो मोहनजोदाड़ो से जो एक तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की ही है ना। और एक हड़प्पा से एक कब्र मिली है और उस कब्र से 3 विदेशियों के सिर मिले हैं, वो भी इसी प्रजाति के हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की मूर्ति, कांस्य नर्तकी की मूर्ति व हड़प्पा की कब्र से प्राप्त 3 विदेशियों के सिर इसी प्रजाति के थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के हमको साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं और इसका ये मामला था जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा दिया, ठीक है। दूसरी प्रजाति जो हमको देखने को मिलती है विद्यार्थियों, वो दूसरी मिलती है, मैं इसमें ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ दूसरी प्रजाति का नाम लिखने में। दूसरी प्रजाति है भूमध्य सागरीय, है ना, भूमध्य सागरीय, है ना। भूमध्य सागरीय को हम अंग्रेजी में मेडिटेरियन भी बोलते हैं, मेडिटेरियन या इसको द्रविडियन भी बोलते हैं कुछ लोग, द्रविडियन, है ना, द्रविडियन भी बोलते हैं। और हाँ, कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को बसाने वाले जो लोग थे वो यही थे, है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस सभ्यता को बसाने वाले यही थे, है ना। इस सभ्यता को बसाने वाले यही थे, ठीक है। इस सभ्यता को बसाने वाले कौन थे? द्रविडियन, भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दूसरी प्रजाति हो गई। तीसरी प्रजाति कौन सी है? अल्पाइन, है ना, अल्पाइन, ठीक है। अल्पाइन जो थी ये हिमालय क्षेत्र में हमको थोड़ी सी देखने को मिलती है,
हिमालयन क्षेत्र में देखने को मिलती है, देखने को मिलती है ना, हिमालयन क्षेत्र में देखने को मिलती है। और चौथी हम लिख सकते हैं मंगोलॉयड, है ना, इसका कोई ऐसे साक्ष्य मिले नहीं है, मंगोलॉयड। ठीक है विद्यार्थियों, मंगोलॉयड। तो इस प्रकार से हमको जो है हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियों के साक्ष्य, 4 प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिसमें से मंगोलॉयड का तो केवल नाम ही चलता है बस, और इस प्रकार से इसके कोई प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य जो है मिले नहीं है। ठीक है, तो आप इनको चारों प्रजातियों को ध्यान रखें, इसमें से 2 विशेष रूप से ध्यान रखें, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड और भूमध्य सागरीय। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रजाति वाला जो बिंदु था वो भी हमने देख लिया, अच्छे से देख लिया। ठीक है, इसको आप बढ़िया से तैयार करके रखना। और अब हम आते हैं सीधे समाधान की ओर, जो कि काफी महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थियों, और समाधान से अक्सर सवाल हमको देखने को मिलते हैं। तो मैं इसको पूरा मिटा देता हूं और समाधान वाले बिंदु को हम अच्छे से तैयार करेंगे और इसको अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूं और 6 नंबर का पॉइंट आप डालिए, जिसमें हम डालेंगे समाधान। ठीक है, समाधान वाला डालेंगे। तो यहाँ पे जो समाधान था विद्यार्थियों, वो 3 प्रकार का था समाधान। एक तो था पूर्ण समाधान, एक था आंशिक समाधान, और एक था कलश समाधान, या जिसको हम दाह संस्कार विधि भी बोलते हैं, दाह संस्कार विधि। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालना चाहूंगा छठा पॉइंट हम डालना चाहेंगे समाधान प्रणाली। समाधान प्रणाली, आखिर समाधान प्रणाली इन लोगों की कैसी थी और कैसे ये काम करते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको, 3 प्रकार की समाधान प्रणाली प्रचलित थी। 3 प्रकार की समाधान प्रणाली, समाधान प्रणाली, 3 प्रकार की समाधान प्रणाली प्रचलित थी, है ना। 3 प्रकार की समाधान प्रणाली प्रचलित थी। 3 प्रकार की कौन कौन सी थी विद्यार्थियों? 3 प्रकार की हम देखें तो सबसे पहले हम नाम डालना चाहेंगे 1 नंबर पे, 3 प्रकार की में 1 नंबर पे आ जाएगी पूर्ण समाधान, है ना, पूर्ण समाधान। ठीक है, पूर्ण समाधान प्रणाली प्रचलित थी। पूर्ण समाधान का मतलब होता है कि जो भी डेड बॉडी है उसको पूरे को जमीन में गाड़ दिया। ठीक है, ये हो गई पूर्ण समाधान। ठीक है, इस प्रकार से गाड़ते थे। अधिकांशतः यहाँ पे जो समाधान मिले हैं वो इस प्रकार के मिले हैं कि उनका सिर जो है उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था, पैर दक्षिण दिशा की ओर रखे जाते थे। अधिकांशतः ये व्यवस्था थी। लेकिन कालीबंगा में इस व्यवस्था का ठीक उल्टा था, सिर दक्षिण दिशा में, पैर ऊपर उत्तर की दिशा में रखे जाते। पूर्ण समाधान का मतलब होता है संपूर्ण शव जमीन में गाड़ दिया जाता था, है ना। और अधिकांशतः यहाँ पे मैं लिखूं संपूर्ण शव गाड़ दिया जाता था, है ना, गाड़ दिया जाता था, है ना, संपूर्ण शव गाड़ दिया जाता था। अधिकांश स्थलों में क्या व्यवस्था थी? अधिकांश स्थलों में सिर उत्तर दिशा में, सिर उत्तर में, व पैर किस दिशा में हो जाएंगे? फिर पैर सीधी सी बात है दक्षिण में हो जाएंगे। पैर दक्षिण में रखे जाते थे, है ना, रखे जाते थे। अधिकांश स्थलों में यह व्यवस्था थी कि सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में रखे जाते थे। मगर कालीबंगा में क्या व्यवस्था थी? जैसे कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा में इसका ठीक उल्टा होता था। कालीबंगा में सिर दक्षिण में होता था। सिर दक्षिण में होगा तो सीधी सी बात है पैर उत्तर दिशा में हो जाएंगे, ना, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कालीबंगा में ये व्यवस्था हो गई। इसी प्रकार बात करें हम लोथल की बात करें तो लोथल में जो सिर होता था, सिर ये होता था पूर्व में। लोथल में सिर पूर्व की ओर होगा तो पैर पश्चिम में हो जाएंगे। रोपड़ की बात करें, तो रोपड़ में जो सिर होता था, सिर वो पश्चिम में होता था,
सिर किधर होता था? पश्चिम में होता था, है ना। तो पैर किस दिशा में होंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे थी। अधिकांशतः कौन सी थी? ये वाली थी, और इन स्थलों में ये वाली व्यवस्था थी। ये पूर्ण समाधान में, है ना। ठीक है, पूर्ण समाधान में। पूर्ण समाधान कहाँ कहाँ चलता था? फिर कालीबंगा में चलता था, लोथल में चलता था, रोपड़ में चलता था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरे प्रकार का जो समाधान आएगा विद्यार्थियों, वो आएगा आंशिक समाधान। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा आंशिक आंशिक समाधान। ठीक है, आंशिक समाधान। आंशिक समाधान में क्या होता था कि जैसे कोई भी किसी की भी डेथ हो जाती थी, तो उस शव को पहले जंगल में छोड़ देते थे ये लोग, और जंगल में छोड़ने के बाद इसको कुछ जानवर खा लेते थे, उसको जितना खा लेते थे उतना खा लिया। उसके बाद जो अवशेष शेष बचते थे, उन अवशेषों को जमीन में ये लोग गाड़ देते थे, है ना। इसको बोलते थे आंशिक समाधान। आंशिक का मतलब है कि उसका कुछ अंश ही ये गाड़ते थे, क्योंकि कुछ अंश तो जानवर खा जाते थे और कुछ अंशों को ये गाड़ देते थे, है ना। तो इस प्रकार से ये आंशिक समाधान प्रणाली प्रचलित थी। ये आंशिक समाधान प्रणाली एक तो बहावलपुर पाकिस्तान वाले वहां पे प्रचलित थी, एक कालीबंगा में प्रचलित थी, और एक हड़प्पा में प्रचलित थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखो कालीबंगा जो है, कालीबंगा में तीनों प्रकार की समाधान प्रणाली प्रचलित थी, ध्यान रखना। कालीबंगा में, है ना, तीनों प्रकार की। ठीक है, तो ये आंशिक समाधान की प्रणाली कहां कहां प्रचलित थी मैं आपको बता दूं। एक तो बहावलपुर में प्रचलित थी। बहावलपुर कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। बहावलपुर में। एक हमारे प्रचलित थी कालीबंगा में, बहावलपुर, कालीबंगा, और एक हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा, है ना, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा में आंशिक समाधान और आंशिक समाधान प्रचलित था, और बहावलपुर में प्रचलित था, कालीबंगा में प्रचलित था। ठीक है, ये तीनों स्थलों को आप विशेष रूप से जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो समाधान आएगा विद्यार्थियों, वो आएगा दाह संस्कार। दाह संस्कार, दाह संस्कार या कलश समाधान इसको बोलते हैं। कलश समाधान प्रणाली, है ना, कलश समाधान। ठीक है विद्यार्थियों, दाह संस्कार या कलश समाधान की जो प्रणाली थी, इसमें क्या करते थे कि इसमें दाह दे दिया जाता था, अग्नि मतलब अग्नि से उस शव को जला दिया जाता था। ये वाली व्यवस्था प्रचलित थी दाह संस्कार में। ठीक है, अब ये व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी दाह संस्कार की? दाह संस्कार की व्यवस्था एक तो कालीबंगा तो आएगा ही आएगा। कालीबंगा तो तीनों ही प्रकार के समाधान में आएगा। कालीबंगा, है ना, कालीबंगा। इसके अलावा सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, है ना, सुरकोटड़ा, और इसके अलावा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो यहां से सवाल फंसता है विद्यार्थियों, आप ध्यान रखना। ये जो स्थल है इनको पूछते हैं कि कौन से स्थल में किस प्रकार की व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, तो दाह संस्कार या कलश समाधान जो था, ये कालीबंगा, सुरकोटड़ा, मोहनजोदड़ो में प्रचलित था। कलश समाधान ऐसे पूछते हैं कि कलश समाधान कहाँ पे था या कहाँ पे नहीं था। इन तीनों जगह पे था, लेकिन इधर नहीं था। जैसे हड़प्पा में ताबूत समाधान भी चलता था। ताबूत समाधान, है ना, ताबूत यानी कि एक शव पेटी बनाकर और उसमें डाल देना, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, हड़प्पा में ताबूत समाधान भी था। ताबूत समाधान, है ना, ताबूत समाधान हड़प्पा में भी प्रचलित था। ताबूत समाधान हड़प्पा में प्रचलित था, और हड़प्पा में आंशिक समाधान भी प्रचलित था। ठीक है, दाह संस्कार कहाँ प्रचलित था? तो हमने ये दाह संस्कार की बात कर ली। पूर्ण आंशिक समाधान यहाँ पे प्रचलित था। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से ये जो हमारे समाधान प्रणाली थी, ये हमारी पूरी होती है। ठीक है, अब इसमें एक दो फैक्ट और हैं। जैसे हम बात करें, हमको लोथल से मालिक के साथ बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। तो ये दोनों बात हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, काफी अच्छे फैक्ट हैं। तो यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते को व लोथल से
लोथल से बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, जाने के साक्ष्य मिले, है ना। रोपड़ से तो मालिक के साथ कुत्ते को और लोथल से बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और R37 और H प्रकार की कब्रें हमको हड़प्पा से मिली हैं, ये थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। R37 और H कब्रें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं, हड़प्पा से मिली हैं, है ना, हड़प्पा से मिली हैं। इसके अलावा हड़प्पा यहाँ पे कब्रों के अंदर जो सामग्री रखते थे ना, उन सामग्रियों में ये मयूर का चित्र चित्रित करते थे, है ना, मयूर के चिन्ह को चित्रित करते थे, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कब्रों में रखी जाने वाली सामग्री पर, रखी जाने वाली सामग्री पर मयूर चित्र, मयूर के चिन्ह को चित्रित किया जाता था, चित्रित किया जाता था, ठीक है। ये वाली बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि कब्रों में रखे जाने वाली सामग्री पर मयूर के चिन्ह को चित्रित किया जाता था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थियों हम बात करें एक विस्तारित समाधान जो है, विस्तारित समाधान वो हमको सनोली से देखने को मिलता है ना, सनोली से। और युगल समाधान हमको लोथल से देखने को, लोथल और कालीबंगा में युगल समाधान तो हमको मिलते ही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बात और लिखना चाहूंगा, इस इधर ही लिखते हैं, यहाँ चलो नीचे लिख देता हूं, मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं। विस्तारित समाधान कहां से मिला है? विस्तारित समाधान, विस्तारित समाधान कहां से मिला है? सनौली से, जो कि सनौली यूपी में पड़ता है और वहां पे अभी उत्खनन कार्य जो है चल ही रहा है ना। विस्तारित समाधान जो है सनौली से मिलता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक जो है विद्यार्थियों वो हमारा पूरा हो जाता है। और ये जो सामाजिक जीवन था वो हमने आज पूरा देख लिया, काफी महत्वपूर्ण है और खासकर समाधान प्रणाली जो है ये काफी महत्वपूर्ण है ना, इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मामला हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज मैं और यहाँ पे बताना चाहूँ आपको, जैसे जो है संयुक्त समाधान, ये लोथल से मिला था, संयुक्त लिखा दिया या युगल जो है कालीबंगा और लोथल दोनों आ जाएंगे। वैसे मैं यहाँ पे एक बात और लिख ही देता हूँ, संयुक्त समाधान, संयुक्त समाधान, संयुक्त समाधान जो है लोथल लिख लो आप, संयुक्त समाधान लोथल, ठीक है। संयुक्त आए या युगल आए, लोथल है ना, लोथल। युगल समाधान की बात हमने लोथल कालीबंगा से लिखी है वैसे, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं विस्तारित समाधान, संयुक्त समाधान, है ना, ताबूत समाधान, आंशिक समाधान, ये देके और सामने स्थल देंगे और फिर मिलान करवा देंगे, है ना, इस प्रकार का सवाल बनता है, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, जो आज हमने विस्तृत चर्चा की। यहाँ से बाहर सवाल नहीं जाएगा, आप विश्वास के साथ पढ़ लेना, काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है और अच्छे से इसको याद रखना, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।